हेलो गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का छठा चैप्टर है जिसका नाम है रेखा और कोण। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको चैप्टर 5 के बारे में पूरी जानकारी दी थी, जिसमें यूक्लिड की ज्योमेट्री और उसका परिचय और उसमें ये सब बातें बताई गई थी कि कैसे ज्योमेट्री का विकास हुआ और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और इसमें यूक्लिड की सभी परिभाषाओं और अभिगृहितों को अच्छे से समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छा कंसेप्ट हो जाए आपका। अब देखिए, इसमें हम रेखा और कोण के बारे में वस्तुतः पढ़ना है। तो रेखा और कोण की अगर जब हम इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो रेखा क्या है, ये बात आती है कि रेखा है क्या। तो रेखा को समझने से पहले हमको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे उसमें बिंदु की परिभाषा को बतलाया गया था, इसलिए कि रेखा का संबंध बिंदु से ही है। रेखा को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं कि रेखा क्या है कि बिंदुओं का एक समूह है। अगर मान लेते हैं कि अगर हम कोई रेखा ऐसे देखते हैं, ये रेखा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें बिंदु हैं और बिंदुओं का एक समूह है। तो रेखा को हम इसी रूप में डिफाइन करते हैं कि रेखा क्या है कि बहुत से बिंदुओं का एक समूह है। अगर एक शीट में बहुत से बिंदु हो जाएं और बहुत से बिंदु अगर एक शीट में ऐसे रहें, तो अब इन सबको अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है। ठीक है, तो ये रेखा हो गई, इसको लाइन कहते हैं। तो ये रेखा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेखा क्या है कि बिंदुओं का एक समूह है। अब बिंदु को आप जानते हैं कि ज्योमेट्री में अपरिभाषित पद के रूप में रखा गया है, क्योंकि बिंदु को हम एक डॉट, बिंदु की जो कल्पना की गई है एक डॉट के रूप में की गई है। यानी कि जब हम अपने पेंसिल या अपने कलम की नोक जहाँ रख देते हैं और ये जो है कि एक बिंदु हो जाता है, ये वाला। यानी कि बिंदु की कोई अपनी बीमा नहीं होती है। यूक्लिड ने भी इसका डिफिनीशन दिया है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु वह क्षेत्र है जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। यानी कि इसको एक जो है कि सिर्फ डॉट के रूप में इसकी कल्पना की गई है। बिंदु में कोई बीमा नहीं होती है, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है। अब रेखा जो है कि बिंदुओं का समूह है। ये रेखा अगर देखा जाए तो क्या है, तो बिंदुओं का समूह है। बहुत से बिंदु अगर एक शीट में होते हैं और उन सभी को मिलाने से रेखा बनता है। बिंदुओं का समूह है। अब इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अगर एक रेखा है तो हम इसको बहुत दूर तक जो है या दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेखा है। अब रेखा जब समझ लिए तो इसके बाद से रेखाखंड आती है, क्योंकि रेखाखंड जो है रेखा से ही प्राप्त होता है। अब रेखाखंड क्या है, लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड को कैसे समझेंगे? रेखाखंड क्या है कि मान लेते हैं कि अगर ये कोई बहुत बड़ी रेखा है, तो रेखा में क्या है कि अगर हम इसके अगर दो बिंदु यहाँ पे अगर इस पर कर देते हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। यहाँ से मान लेते हैं कि हम इसको दो बिंदु से अगर इसको हम अलग कर दिए, तो ये जो अब हमारा ये जो ए और बी जो प्राप्त होता है, तो ये रेखाखंड कहलाता है। यानी कि एक रेखाखंड क्या है कि एक बहुत बड़ी रेखा का एक भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है या बहुत दूर तक ऐसे जा रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब हम इसमें से एक छोटा सा इसका खंड ले लेते हैं, तो जब हम खंड लेंगे तो इसको दो बिंदु हो गए, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, तो ये हो गया रेखाखंड ए बी। अब रेखाखंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे डैश लगा लेते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम रेखाखंड ए बी। ठीक है, ये रेखाखंड हो गया। अब जब हम देखते हैं कि रेखा क्या है कि बिंदुओं का समूह है, और जब ये एक रेखाखंड होगा जिसके दो अंत बिंदु होंगे, एक शीट में ही होंगे। अब इसमें हम जरा सा संरेख और असंरेख को भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई बिंदु है, अगर एक शीट में सभी बिंदुएं रहेंगी तब तो रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर कोई बिंदु हो जैसे कि वो एक शीट में नहीं हो, दो या दो से ज़्यादा बिंदु हैं लेकिन एक शीट में नहीं हैं, यहाँ पर अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक ये बिंदु है, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बिंदु बी है, और फिर यहाँ इसको मिलाते हैं, ये बिंदु सी है। तो अब ये कैसा बिंदु कहलाएंगे? यानी कि जब दो से ज़्यादा जब बिंदु हों तो और वो एक शीट में नहीं हो तो उसे कहते हैं असंरेख बिंदु। ये असंरेख बिंदु होता है, असंरेख बिंदु है। डिफिनीशन सब आपके किताब में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ अच्छे से समझ लीजिए। असंरेख बिंदु यानी कि
जब दो या दो से अधिक बिंदुएं हों और वो तीनों एक सीध में नहीं हो तो उसको कहेंगे असंरेख, यानी कि इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जो कि एक सीध में नहीं रहते हैं, इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और उसी में अगर मान लेते हैं कि अगर हम देखें कि अगर दो या दो से ज़्यादा बिंदु हों और वो एक ही सीध में हो, मान लें कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और ये सभी अगर एक ही सीध में हों तो उसको मिलाने पर जो है कि उसको मिलाने पर हमें एक बिंदु, एक रेखा मिलता है, यानी कि एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु था, एक यहाँ था। मान लेते हैं कि तीनों अगर ये बिंदु थे और एक ही सीध में हों तो अब तो हमको इसको मिलाने पर एक रेखा मिल जाता है, तो इसको कहते हैं संरेख बिंदु। ये संरेख है और वो अंशरेख, यानी कि इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हुआ कि संरेख बिंदु जो दो या दो से अधिक बिंदु हों और एक सीध में हो तो उसको कहेंगे संरेख बिंदु। अब इसके बाद से जब ये बिंदु और रेखा का कंसेप्ट है इसको समझना ज़रूरी है। जब हम इसी को नहीं समझेंगे तो फिर हम कोण के अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको रेखाखंड और बिंदुओं के जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दें। अब इसके बाद से हम कोण पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें एक और चीज़ को समझना होगा जो कि कोण पढ़ते समय हमारे सामने आ सकता है या उसका कंसेप्ट ज़रूरी है। तो कोण पर बात करने से पहले एक चीज़ और समझिए कि अभी हमने बताया कि अगर एक रेखा के एक खंड को, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, ये कहलाता है रेखाखंड। ये रेखाखंड है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि अगर एक रेखा का कोई भाग हो जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो और वो इस दिशा में ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं किरण, यानी कि एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। अगर इसके अंत बिंदु दो हैं तब तो वो रेखाखंड हो गया, लेकिन अगर रेखा का एक भाग जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो तो उसे कहते हैं किरण, यानी कि इसको रेज कहते हैं। ठीक है, ये किरण है, रेज। अब कोण को समझते हैं। अब ये कोण क्या है? कोण, जिसको एंगल भी कहते हैं, कोण क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं या बहुत से ऐसी वस्तुएं देखते हैं जहाँ पर कोण हमको दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि व्यवहारिक रूप में हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोण क्या है कि कोण, अब जब आप पढ़िएगा तो इसमें बिंदु और रेखा का ही कंसेप्ट मिलेगा। तो अब देखिए कोण कैसे बनता है। मान लेते हैं कि कोण है कि अगर कोई एक बिंदु है और यहाँ से अगर कोई दो किरणें निकल रही हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये किरण यहाँ ऐसे निकली और ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि वो बिंदु है ये, और यहाँ से कोई एक किरण ऐसे निकल रही हो, तो एक ही बिंदु से दो किरणें निकली। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ये कोई एक बिंदु है, यहाँ से इस पर कोई किरण एक आई और यहाँ इसी बिंदु पर मिली, और फिर इधर से भी कोई एक किरण आई और इस बिंदु पर मिली, तो अब इन दोनों के बीच में, दोनों किरणों के बीच में कुछ झुकाव हुआ। यहाँ भी जब एक ही बिंदु से अगर दो किरणें निकल रही हैं तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ झुकाव हो रहा है, झुकाव है इसका। अब इसी को हम कहते हैं, मान लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यानी कि यही क्या है कि यही कोण है। ये भी यहाँ कोण बन रहा है, यानी कि अब हम कोण की डिफिनीशन या परिभाषा कैसे देंगे कि एक ही बिंदु से, या जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, हो सकता है कि ऐसे भी कोई किरण ऐसे निकले, तो एक ही बिंदु से जब किरणें निकलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। या हमें कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं और उनके बीच के जो झुकाव होता है उसे कहते हैं कोण। तो ये कोण बनता है ऐसे। अब ऐसे तमाम जो है कि आप कोण देखते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, जब खिड़कियां खोलते हैं, तो वहाँ भी जो है कि दीवार और खिड़कियों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है। यानी कि जब दो ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसका जुड़ाव एक ही हो और जब आपस में फैलती हैं तो इस तरीके से कोण बनता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे उंगलियों के बीच में भी कोण है, हमारे अंगूठे और ये उसके बीच में भी कोण है। तो कोण का जब हम अपनी किताबें खोलते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कोण बनता है। तो कोण हमको हर जगह दिखाई देता है, बस हमको समझने की ज़रूरत है। अब ये कोण की डिफिनीशन हो गया।
इसके पिछले क्लास में आप बहुत से कोण के बारे में पढ़े होंगे। कोण के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे समकोण, न्यून कोण, अधिकोण, ऋजु कोण। तो अब इन सभी का हम एक बार पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को इसमें फिर से एक बार उसको देख लेते हैं ताकि हमारे सामने कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में देखते हैं। ऐसे आपको बता दें कि ये जो अगर कोई कोण है तो इसकी ये जो दोनों किरणें हैं ये उसकी भुजाएं कहलाती हैं। ये इसकी भुजाएं हैं, यानी कि ये साइड्स हैं। फिर ये भी इसकी भुजाएं हो गई। और ये जो बिंदु हैं, जो दोनों में क्या है कि मतलब ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये कोण का शीर्ष कहलाता है, यानी कि इसका वर्टेक्स कहलाता है। चलिए अब हम विभिन्न कोणों को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि आप इसके पहले पूर्व के क्लास में आप विभिन्न कोणों को देखे होंगे, जैसे कि समकोण, ठीक है ना, ये राइट एंगल है। समकोण के बारे में पढ़े होंगे। इसी तरह से फिर से न्यून कोण है। न्यून कोण भी इसके पहले के क्लास में आप ज़रूर पढ़े होंगे। एक्यूट एंगल, अब देखिए समकोण क्या होता है। तो समकोण जो है कि हम जानते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो। अब हम जब दो किरणें जब आपस में मिलती हैं, इनके बीच का जो झुकाव होता है तो उसको अलग अलग पैमानों पर उसको मापा गया है और उसके लिए कुछ चीज़ें निर्धारित की गई हैं। तो अब समकोण क्या है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, ये अगर कोई कोण है तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होंगी उसे समकोण कहेंगे। 90 डिग्री हो ये समकोण होता है। अब इसमें समकोण को हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो समकोण का मतलब हुआ कि ये जो है कि अब ये ऐसे कोई किरण आएगी और इस तरीके से बिल्कुल समकोण अब ऐसे होता है। ये आपका जो है कि समकोण है, इसकी पहचान ये है। ये मान लेते हैं कि कोई किरण ए है, ये ओ है और ये बी है, यानी कि ये इसकी दोनों भुजाएं हो जाएंगी और ये इसका शीर्ष कहलाएगा। और ये समकोण की इसे पहचान ऐसे चौकोर देते हैं, यानी कि इसकी माप जो है कि वो 90 डिग्री है। तो ये समकोण हो गया। उसी तरह से न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण के लिए है कि न्यून कोण आप देखिए, जैसे ये कोण हो गया। अब ये अगर कोई समकोण है तो अब इसमें देखिए ये, अब जब ये कोण ऐसे इधर झुकेगा, इससे अगर ऐसा हम इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि ये बढ़ेगा। और ऐसे अगर ये दोनों किरणें जब आपस में एक दूसरे के जब नज़दीक आएंगी तो इसका मान घटता है, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऐसे फैलेंगी तो इसका मान बढ़ेगा। अब ये न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण का मान है कि जिस कोण की माप जो 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण में होगा कि जिस कोण की माप जो है वो 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। 90 डिग्री से कम होनी चाहिए तो उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम हो तो वो हो जाएगा न्यून कोण। अब ये हमने बताया कि जब ये दोनों किरणें आपस में पास होंगी तो ये कम होंगी, और जब एक दूसरे से दूर होंगी तो ये क्या होंगी कि बढ़ेंगी, इसका मान बढ़ेगा। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब ये न्यून कोण है 90 से, जिसकी माप जो है कि 90 से कम हो, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन ये क्या होगा कि 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होगा, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसको कहेंगे हम न्यून कोण। अब ये क्या है कि न्यून कोण कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये अगर ऐसे कोई किरण है, यहाँ से किरण निकल रही है, दूसरी किरण भी अगर ऐसे कोई निकले, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री से कम है। मान लेते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये न्यून कोण कहलाएगा। ये न्यून कोण है क्योंकि इसका माप 90 डिग्री से कम है। अब इसी तरह से एक अधिकोण भी इसमें होता है। अब न्यून कोण को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये न्यून कोण है तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन फिर ये 90 डिग्री से छोटा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोण का मान अगर x है तो ये क्या होगा कि 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम हो। अब हम अधिक कोण को देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को, कि 90 ये अधिक कोण क्या होता है। तो ये अधिक कोण जो होता है ये 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन 180 से इसकी माप कम होती है।
आप जैसे देखिए अभी बताया कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला अगर ये 90 कोण बनेगा, ये यहाँ पे 90 बनता है। फिर जो है कि अगर दोनों ही किरण अगर एक ही अगर अपने तरफ अगर मिलें तो ये जो है कि न्यून कोण होता है। ये 90 है, इधर होगा तो बढ़ेगा, इधर आएगा तो झुकेगा, यानी कि ये 90 था समकोण, ये 90 से कम था, मान लीजिए कि 60 डिग्री है तो ये न्यून कोण हो गया। अब अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कि अगर ये कोण इधर जाएगा तब अधिक होगा 90 से। यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं कि ये किरण कोई ऐसे इस बिंदु पर मिलती है और फिर दूसरी कोई किरण जो है, या फिर ये कहें कि ये किरण ऐसे इधर निकल गई और दूसरी किरण जो है कि ऐसे निकलती है इस दिशा में। अब ये जो यहाँ इन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। मान लेते हैं कि अब इसका मान जो होगा 90 से ज़्यादा होगा, 120, 110, 120, 30 जो भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर ये कोण जो है कि 90 से तो ज़्यादा होगा ही, 120 के बाद मान लीजिए 110, 120, 30 जो भी होगा। मान लेते हैं कि अगर ये कोई कोण जेड है, यानी कि अधिक कोण है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है, ये जेड जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। अब आप जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण कैसे होगा, तो 180 डिग्री के कोण का मतलब है कि अगर ये कोई सरल, ये कोई बिंदु है, ये सरल रेखा है, तो अब अगर इस बिंदु के सापेक्ष अगर हम इस पर देखें कि ये बिंदु है सपाट रूप से, ये रेखा है, और ये इस बिंदु पर अगर कोई कोण बनेगा तो ये क्या होगा कि इसका इन दोनों ये रेखाओं के बीच में बिंदु के सापेक्ष एक झुकाव कितना है, तो ये जो यहाँ पर बनेगा ये क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। यानी कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अब ये जो है कि तीनों चीज़ें आप पहले से भी जानते हैं, फिर से एक बार आपका रिवीजन भी हो गया कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब इसके बाद से और भी जो कुछ कोण हैं